हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में, जिसमें हम लोग संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग की। हम सभी जानते हैं बीपीएससी एईडीओ का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुका है। आपकी जो परीक्षा है वो 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक आयोजित जो है वो होने वाली है अलग अलग सेंटरों में। ऐसे में प्रैक्टिस सेट ये जो नंबर 12 है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग हर एक तरह से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स में आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपनी इस प्रैक्टिस सेट सीरीज को प्रश्न संख्या 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन द स्क्रीन। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि जिसको हम लोग एसटी कहते हैं, एसटी के लिए सबसे ज्यादा किस राज्य में आरक्षित सीटें हैं लोकसभा में? ठीक है, ऑप्शंस को देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो लोकसभा में सीटें रिजर्व हैं एसटी के लिए वो मध्य प्रदेश की हैं। कुल 6 सीट रिजर्व हैं एमपी से। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में जो एसटी के लिए जो रिजर्वेशन है वो 47 सीट पे है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे स्क्रीन पे। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे एससी की बात करूं तो एससी के लिए अगर मैक्सिमम सीट आरक्षण बोलें कि एससी के लिए मैक्सिमम सीट जो है वो किस लोकसभा में किस प्रदेश के लिए, किस राज्य के लिए मैक्सिमम सीट है एससी के लिए, तो वो यूपी का नाम होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट है? हम सभी जानते हैं कि पार्ट 3 में किसकी चर्चा है? आप कहेंगे मौलिक अधिकार की। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमने इसकी चर्चा की है। इसके अलावा अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करूं तो ये जो फैसला है ये 25 जनवरी 2004 में आया था, और जिसके हिसाब से संविधान का जो आर्टिकल है 19 का 1, इसके तहत अपने मकान में राष्ट्रीय झंडे को जो फहराना है वो हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अगर आपने प्रैक्टिस सेट्स को ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चन पक्का बन रहा है। एक क्वेश्चन इस तरीके से जरूर आ रहे हैं कि ब्रह्म समाज के स्थापक कौन थे, इसके अलावा रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन था, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो जो समाज सुधारक हैं इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर से पूछे जा रहे हैं। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट भी है, आग्रह भी है और विनती भी है कि इस तरीके के टॉपिक को जरूर से रिवाइज कर लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। फिलहाल आर्य समाज के संस्थापक का नाम पूछा गया है। हम सभी जानते हैं दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका जो ओरिजिनल नेम था, मूल नाम था, वो था मूल शंकर। ठीक है, कहाँ पे स्थापना की थी? तो आप कहेंगे बम्बई में। और कब स्थापना की थी? तो आप लोग कहेंगे 1800 जो है वो 1885 में इसकी जो है वो स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ विवेकानंद की, तो विवेकानंद ने क्या किया था 1897 में? कहाँ पे? कोलकाता के अंदर किसकी स्थापना किया था? रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, रामकृष्ण मिशन का इन्होंने जो है वो स्थापना किया था, और इनके जो गुरु हैं वो कौन थे? वो थे परमहंस रामकृष्ण। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 अपने स्क्रीन पे। एक स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है जेम्स मिल। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम लिखा अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये जो किताब है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इन्होंने पूरे भारत को 3 हिस्सों में विभाजित करके बताया। ये किताब कब आई थी? ये जो किताब है वो आई थी 1817 में। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर ठीक ए जो है वो इसका सही जवाब है। बाकी जो बंटवारा हुआ था 3 भाग में उसका नाम था हिंदू। ठीक है, दूसरे पार्ट का नाम था मुस्लिम और तीसरे पार्ट का नाम था ब्रिटिश। इन्होंने पूरे भारत को 3 हिस्सों में जो है वो बांट दिया था। तो ये जेम्स मिल हैं, स्कॉटलैंड के हैं। 1817 में इन्होंने किताब लिखी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन 1946 में भेजे कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन हम सभी जानते हैं 1946 में आया था। इसके 3 लोग जो हैं वो इसके मेंबर थे। वो 3 लोग कौन कौन से थे वो हमसे पूछा गया है। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भी ठीक है। स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये भी ठीक है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो एबी अलेक्जेंडर, ये भी ठीक है। तो सदस्य कौन नहीं था? आप कहेंगे रेज़मे मैकडोनाल्ड, ये जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो ये ही इसका जो है वो सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने स्क्रीन पे। किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत शरफदनीन यहिया मनेरी जुड़े थे?
ये किस चीज़ से जुड़े थे? तो ये किससे कनेक्ट हुए थे? आप कहेंगे इनका जो जुड़ाव था वो किसके साथ था? आप कहेंगे फिरदौसी के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 अपने स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस एक्ट को, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहने वाले थे महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। 6 अप्रैल का आज दिन है और आपको मैं बता दूं कि 6 अप्रैल 1919 में ही अहिंसा और याचना दिवस जो है वो मनाया गया था। ठीक है, अहिंसा और याचना दिवस जो है वो आज के दिन ही 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में। और फिर क्या हुआ था, 10 अप्रैल को दो बड़े दिग्गज नेता सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो है वो अरेस्ट कर दिया गया था। तो ये दो महत्वपूर्ण नाम है, अरेस्ट हुए थे 10 अप्रैल को। ये जो अहिंसा और याचना दिवस मनाया गया था 6 अप्रैल 1919 को, और हम सभी जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलेंगे अगला क्वेश्चन। स्थायित्ववाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो हम सभी जानते हैं इसका जो संबंध है वो जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही आंसर है। और जैन धर्म के जो 24 नंबर के जो तीर्थकार हैं उनका नाम क्या था? महावीर था। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 अपने स्क्रीन पे। सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? हम सभी जानते हैं 1885 में आईएनसी यानी कि कांग्रेस की स्थापना हुई और उसी साल से हर एक साल मीटिंग जो है वो किया जाने लग गया। तो ये जो हमारी सरोजिनी नायडू थी उन्होंने 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। ये पहली भारतीय महिला हैं जो कि आईएनसी की अध्यक्ष रहीं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली महिला कौन थी पहली महिला, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत फेमस नाम है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं आगे की बात करूं तो इनका जो जन्म दिवस होता है सरोजिनी नायडू का, वो 13 फरवरी को होता है। और 13 फरवरी को हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस इन्हीं के बर्थ के एनिवर्सरी में मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। और अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो वो कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर नहीं, 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए, हमने ये चीज़ें चर्चा कर ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 अपनी स्क्रीन पे। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, ये हमसे पूछा गया है। अच्छा, जिनका 14 अप्रैल से एईडीओ का एग्ज़ाम है उनसे भी मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, और पर्सनल अपने एक्सपीरियंस के आधार पे भी बता रही हूँ कि अब आपको कोई नई चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। जितनी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं उसी को बार बार दोहराइए, प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, रिवाइज करिए, रिकॉल करिए, वही आपको अच्छे से कंठस्थ करके जाना है। जैसे कि प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, इनको लगाइए। तो फिलहाल बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? अच्छा, एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से भी ज़रूर से पूछे जा रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो हमारा योजना आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। और ये जो हमने प्लान्स लिए हैं 5 ईयर प्लान, ये हमने यूएसएसआर यानी कि रूस से लिया है। बात करेंगे पहली पंचवर्षीय योजना की, तो ये 1951 से लेके 56 तक चला था, 5 साल। और ये हैरोल्ड डॉर्मर मॉडल पे बेस्ड था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। अगर मैं दूसरे पंचवर्षीय योजना की बात करूँ, सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करूँ, तो ये बेस्ड था महालोनोबिस मॉडल में। और ये जो महालोनोबिस मॉडल है ये कब से कब तक सेकंड 5 ईयर चला था? तो आप कहेंगे 1956 से 61 तक चला था। और इनका जो जन्म दिवस है महालोनोबिस का, ये हम लोग मनाते हैं 29 जून को। हम लोग इनका जन्म दिवस मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में हम इनका जो है वो जन्म दिवस मनाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल था। और चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 अपने स्क्रीन पे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शंस को देखेंगे तो 4 लोग थे, जिसमें से कि फेमस नाम है सिद्धू और कान्हू। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो संथाल विद्रोह हुआ था ये 1855 से 56 में हुआ था। और इसका जो एरिया था वो था दमन
ठीक है। दमन एक कोह इसका जो है वो क्षेत्र था, एरिया था, जिसको हम लोग राजमहल की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। राजमहल पहाड़ी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो इस क्षेत्र में ये जो चीजें हैं वो हुई थी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे अगर इसको हम लोग, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ये मंगल पांडे की फांसी से शुरुआत हुई थी इसकी। और इनका जो है, इनको फांसी कब हुई थी, तो आप कहेंगे 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को, जो कि बैरकपुर छावनी से थे, इनको फांसी दी गई थी। और उसके बाद जो है वो 1857 का जो युद्ध है वो शुरू हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो एनएचआरसी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं वी आर सुब्रमण्यम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। अगर मैं इसके स्थापना की बात करूं तो 12 अक्टूबर 1993 को इसकी जो है वो स्थापना हुई थी। इसके अलावा अगर मैं इसके मेंबर की बात करूं, इसमें कितने लोग हैं इसकी बात करूं, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 जो है वो पूर्णकालिक जो है वो मेंबर होता है, और 7 जो हैं वो अदर लोग होते हैं। तो कुल मिला के 7 5 12 और एक 13 लोगों का समूह होता है एनएचआरसी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले और हिंदी क्षेत्रभाषी प्रस्ताव का नाम क्या था? यानी कि जो खुद हिंदी नहीं बोलते थे लेकिन उन्होंने प्रस्ताव दिया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए, तो ऐसा करने वाले थे गोपाल स्वामी अयंगर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, पंचवर्षीय योजना से एक और क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। ठीक है, तो अगर मैं पहले की बात करी तो उसमें खेती की बात की गई थी, दूसरे में इंडस्ट्री उद्योग की बात करी गई थी। यानी कि जो ये 4th नंबर का 5 ईयर प्लान था, जो कि कब से कब तक हुआ था, आप कहेंगे 1969 से लेकर 74 तक 5 सालों के लिए चला था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इसी के दौरान 14 बैंक ऐसे हैं जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जो है वो 5 ईयर प्लान के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1969 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय काल में हुआ था, और ये चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ था। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 ऑन द स्क्रीन। किसके लिए रासायनिक सूत्र ये है H2SO4? तो ये किसका रासायनिक सूत्र है? आप कहेंगे ये ऑयल ऑफ विटिरोल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का जो है वो इसका रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस शासकों द्वारा कराया गया था? तो इसका जो निर्माण है वो कराया गया था विजयनगर के शासकों के द्वारा। और विजयनगर के 2 सम्राट थे, हम सभी जानते हैं कि 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और कब इसकी स्थापना की थी? आप कहेंगे 1336 में। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 18। यायोंद किस देश की राजधानी है? अगर आपने प्रीवियस ईयर्स लगाए होंगे, प्रैक्टिस सेट्स लगाए होंगे, तो आपने देखा होगा कैपिटल से भी, राजधानी से भी एक प्रश्न जरूर से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पूछा गया है यायोंद किस देश की राजधानी है? तो हम कहेंगे कैमरून जो है वो, कैमरून देश की राजधानी है याओंद। अगर मैं कनाडा की राजधानी की बात करूं तो यहाँ की राजधानी को हम लोग ओटावा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चाड की जो राजधानी है वो अनजामेना है। ठीक, और अगर मैं यहाँ पे चिले देश की राजधानी की बात करूं तो सेंटियागो जो है वो यहाँ की राजधानी है। तो यहाँ पे हमने चारों ऑप्शंस को जो है वो रिवाइज कर लिया, रिकॉल कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक नॉवल है जो कि सलमान रुश्दी ने लिखा है, बहुत फेमस राइटर हैं, इनको जो है वो कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो इसमें से कौन सा नॉवल है जो कि इनका है, वो हमसे पूछा गया है। तो देखिए, द सेटनिक वर्सेस, ये इनकी जो है वो फेमस नॉवल है। ठीक है, इसके अलावा इनका एक और फेमस नॉवल है सलमान रुश्दी का, जिसको हम लोग कहते हैं द मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है,
द मिडनाइट चिल्ड्रन के नाम से भी हैं। इनका नॉवल है, ये इंग्लिश के उपन्यासकार हैं, लेखक हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ अ बेड इन द रिवर की, तो ये जो किताब है ये किसने लिखा है? ये वी.एस. नायपॉल ने लिखा है। इसके अलावा इन अ फ्री स्टेट भी वी.एस. नायपॉल ने लिखा है। और ये जो किताब है एन इरा ऑफ डार्कनेस, ये किताब भी जो है वो वी.एस. नायपॉल ने लिखा है। तो ये भी जो है वो फेमस जो है वो राइटर हैं। ये तीनों किताब इन्हीं की हैं। बाकी अगर मैं सलमान रुश्दी की बात करूं तो इनकी किताब का नाम है द सैटेनिक वर्सेस और द मिडनाइट चिल्ड्रन। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष बिहार बंधु के नाम से बिहार राज्य का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कहाँ से निकला था? बिहार शरीफ से निकला था। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है 1872 का साल था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे, ये हमारा रीजनिंग का सवाल है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बोला गया है अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस सिंबल की जगह क्या रखा होगा, प्लस माइनस गुणा भाग, कि ये 8 आ गया। तो एक एक करके कोशिश करते हैं हम लोग। अगर मैं इस सिंबल की जगह गुणा करूं और इस सिंबल की ओर भाग करूं तो क्या पैटर्न बन रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं। 4 गुना 4 भागा 2। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 2 को 4 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और फिर इसको 4 से गुणा कर देंगे तो 8 आ रहा है, यानी कि पैटर्न तो काम कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे 3 गुना 8 और इसको भाग करेंगे 2 से, तो 2 को 4 से भाग कर 8 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 12 आ जाएगा। ये भी पैटर्न काम कर रहा है। इसको सॉल्व करते हैं तो 7 गुना 6 और भाग करेंगे इसको हम लोग 3 से, तो 7 गुना यहाँ पे 6 को भाग करेंगे 3 से तो आएगा 2, यानी कि 7 टू ज़ा 14 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का सवाल है। एक स्टेटमेंट है, सोचा था कि हमारी माँ हमारे भोजन के बारे में बहुत सख्त है और हमारे लिए स्वस्थ भोजन तैयार करती है, लेकिन वह हमें कभी कभी डोनट्स खाने देती है। ठीक है, तो डोनट्स वही होता है, अनहेल्दी सा होता है, मीठा सा होता है, ऐसे गोल गोल इस तरीके से होता है, बीच में यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होता है। तो धारणाएं हैं कि क्या डोनट स्वस्थ हैं, तो नहीं भाई, ये गलत जवाब है। कभी कभी मम्मी हमको टेस्ट के लिए खिला देती हैं। हमारी माँ द्वारा बनाया गया भोजन स्वस्थ है, तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। यानी कि केवल धारणा बी निहित है, सेकंड वाला धारणा सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का सवाल है। इसमें से कौन सा ऐसा फिगर है जो आपस में रिलेट नहीं करता है? ध्यान से देखिए, बाकी सारी चीजें सेम है, लेकिन बीच में जो ये वाली आकृति आ रही है, ये कुछ इस तरीके से चार लाइन से मिलके बनी है। इसी तरीके से यहाँ भी 1 2 3 4 तरीके से मिलके बन रही है। यहाँ पे भी 1 2 3 और 4 लाइनों से मिलके बन रही है। ऑप्शन नंबर डी को देखिए ध्यान से, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है और यही सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 ऑन द स्क्रीन। निम्नलिखित 4 सामग्रियों में से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, कौन सा अलग है, इसका हमें चुनाव करना है। तो ऑप्शंस को देखेंगे। चांदी, तो चांदी हमारा धातु है ना। सोना भी हमारा धातु है, और पीतल हमारा क्या है, ये मिश्र धातु है। ठीक है, ये अलग अलग 2 धातुओं से मिलके बना है, ये मिश्र धातु है। बाकी एल्युमिनियम भी क्या है, एक धातु है, यानी कि मेटल है। तो डिफरेंट कौन सा हुआ, आप सभी कहेंगे पीतल, यानी कि ब्रास डिफरेंट है, और यही इसका जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, तो ये जो पीतल है ये किस किस से मिलके बना है, तो हम सभी जानते हैं कि पीतल का निर्माण हुआ है कॉपर और जिंक को मिला के। जिंक और कॉपर को हम लोग मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ब्रास आ जाएगा। ठीक है, कॉपर को हम लोग Cu से डिनोट करते हैं, जिंक को हम लोग Zn से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 ऑन द स्क्रीन। इसमें से जो ऑड है उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, ये वर्ग है और दूसरा वर्ग इसको आधा घेर रहा है। ये देखिए सर्कल है और दूसरा सर्कल इसको घेर रहा है। ये त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज भी इसको घेर रहा है।
तो ऑड कौन सा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि इसमें दो आकृति ऊपर नीचे बनी है और दोनों ही जो है वो अलग है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 ऑन द स्क्रीन। इसमें पूछा गया है कि एक दूसरे से ये कैसे डिफरेंट हैं, कैसे इनको लाया गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा कैसे आएगा, अगर हम लोग 18 और 38 को जोड़ दें तो कितना आ रहा है, 8 8 16 और 3 1 4 5 56, और 56 को 2 से भाग कर दें तो बीच वाला नंबर आ रहा है ना, 28 आ रहा है। ऐसे अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं तो आ रहा है 52, और 52 को 2 से भाग कर दें तो कितना आ रहा है, आप कहेंगे 26 आ रहा है। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल इसकी तरह रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 7 + 3 10, और 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन यहाँ तो 8 आ रहा है, यानी कि ये गलत है। सेम इसी तरीके से 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 4 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग 9 और 3 12, 12 2 है, और 2 को अगर हम लोग किससे भाग करते हैं, 2 से भाग करते हैं तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, आप कहेंगे 7 नहीं आएगा यूनिट अंक पे, यानी कि ये भी गलत है। अब अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ें तो 52 + 18 कितना होता है, आप कहेंगे 70 होता है, और 70 को 2 से भाग करके देख लीजिए 35 आएगा, यानी कि ये वो ऑप्शन है जो कि बिल्कुल ऊपर वालों की तरह सूट कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हम लोगों का मोटिव है आपको कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट प्रदान करना, इसीलिए हम लोग किसी क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, ताकि आपको कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे दिख जाए, प्रैक्टिस करने को दिख जाए। तो रीजनिंग का सवाल है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको पहले हम लोग यहाँ क्वेश्चन की जगह पे क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है, तो पहले इसको हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया, उसके बाद आ रहा है LL QS, उसके बाद HI U और V। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, ध्यान से देखिए, ABCDEFGHIJKL यानी कि 4 डिजिट है। उसके बाद 4 अंक और जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, L के बाद MNOP यानी कि यहाँ पे P आना चाहिए, है ना। तो P यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, 4 जोड़ने पे P आ रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन हट गया और ये ऑप्शन भी हट गया। अब देखिए सेकंड नंबर हमारे कैसे आए हैं, तो यहाँ पे I है, JKL यानी कि 3 जोड़ा है, तो यहाँ पे भी 3 जोड़ के देखते हैं। L के बाद MNO यानी कि P के बाद क्या आएगा, आप कहेंगे O आएगा, और बस हमको इतना ही हमें सॉल्व करना है, पूरा हमको सॉल्व भी नहीं करना है। R में यहाँ पे 3 जोड़ा तो U आ चुका है, और यहाँ P में O में हम लोग अगर 3 जोड़ते हैं तो R आ चुका है, यानी कि पैटर्न यहाँ पे सही सूट कर रहा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें P और O दोनों आ रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो रीजनिंग में हमको पूरा क्वेश्चन ना सॉल्व करके केवल और केवल ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी हम लोग सही उत्तर पर पहुंच जाते हैं। चलिए एक और सवाल सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे पिग को 49 लिखा गया है, हैट को 52 लिखा गया है, तो कैब को हम लोग कैसे लिखेंगे ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, ये पिग है, पी की पोजीशन कितनी है, तो अगर मैं पी की पोजीशन अगर मैं सीधे सीधे तीनों को जोड़ूं तो 49 नहीं आएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो रैंक है वो 16 होती है, ये 9 नंबर पे आता है और ये 7 नंबर पे आता है। तो 9 + में 7 16, और 16 16 32 आएगा, ना कि 49 आएगा। तो चलिए इसको एक बार उल्टा जोड़ के देख लेते हैं। तो अगर पी को हम लोग उल्टा जोड़ें, नीचे से जोड़ें, तो इसकी रैंक 11 है। आई को अगर हम लोग विपरीत दिशा में जोड़ें तो ये 18 नंबर पे आता है नीचे से, और जी जो है वो 20 नंबर पे आता है। तो इनको जोड़ने पे 49 आ रहा है, यानी कि हमने ABCD को विपरीत यानी कि नीचे से जोड़ा है, Z के क्रम में जोड़ा है। इसी तरीके से H की पोजीशन जो है वो नीचे से 19 नंबर पे है, A जो है वो 26 नंबर पे आता है, और T जो है वो 7 नंबर पे आता है, और इनको जोड़ने पे 52 भी आ रहा है। तो हमको तो कैब का चाहिए भाई, तो लिख लीजिए CAB कैब। C की पोजीशन कितनी है नीचे से, आप कहेंगे 24 है। A की पोजीशन कितनी है, तो आप कहेंगे 26 है, और B की पोजीशन कितनी है, तो आप कहेंगे 25 है, और इन सभी को जोड़ने पे कितना आ रहा है, आप कहेंगे 52 आ रहा है, सॉरी 75 आ रहा है।
और 75 जो है वो इसका सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। साइंस का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ओ रुधिर वाले व्यक्ति के लिए के रुधिर में ए और बी प्रतिरक्षी होते हैं, तो भाई ये बात तो गलत है, ठीक है, ये बात सही है। नेक्स्ट देखेंगे, बी रुधिर वाले व्यक्ति ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता, तो ये बात भी ठीक है भाई, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों यानी कि एंटीबॉडीज के आधार पर किया जाता है, तो ये बात जो है वो सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। रुधिर वर्ग वाला यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। और बोला गया है कि ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सर्व आदाता होता है, तो ये बात भी ठीक है, ये हर किसी से ले सकता है, यानी कि ये 3 स्टेटमेंट ठीक है, ए बी और डी। कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी गलत है और यही उसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 30 मैच करना है हमको। तो लसिका तंत्र जो है, ये कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? जो लसिका तंत्र है इसका काम क्या होता है? तो ये उत्तल तरल को वापस परिसंचरण तंत्र तक पहुंचाता है, यानी कि ए का उत्तर क्या होगा? आप कहेंगे थर्ड होगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया, ठीक है। फुसफुस सिरा का काम क्या होता है? ऑक्सीजन रुधिर का वहन करता है, यानी कि बी का फर्स्ट उत्तर है, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो ब्रोम्बोसाइट है इसका काम क्या होता है? तो आप कहेंगे रुधिर का स्कंदन होता है, यानी कि सी का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है, ठीक है। और लसिकाणु का काम क्या होता है? प्रतिरक्षा अनुक्रिया करना होता है, तो डी का जो है वो बी इसका सही उत्तर है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही उत्तर है। अब ऐसे देखिए, जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, अगर हमें इसमें से अगर एक दो भी पता होता है तो हम लोग ऑप्शंस की हेल्प से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आ चुका है, ये भी जीएस का सवाल है। जो आदर्श गैस है यानी कि जो नोबल गैस है वो किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया नहीं करती हैं, क्यों? क्या वे एक परमाणिक होती हैं? तो गलत जवाब है। प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं? गलत जवाब है। इनके परमाणु का आकार बहुत छोटा है? तो गलत जवाब है। ये पूर्ण युग्मित होती हैं और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कोरा है यानी कि इनका जो आउटर लेयर है वो जो है वो स्थायी होता है, फिक्स होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ये भी रीजनिंग का सवाल है, आसान क्वेश्चन है। बोला गया है कि 20 को हमने कैसे लिखा है? 205 लिखा है, तो कैसे लिखा होगा? 10 से गुणा करके और 5 जोड़ के आ गया 205। इसी तरीके से 105 को अगर हमने 10 से गुणा किया होगा तो 1050 आया होगा और इसमें 5 जोड़ दिया होगा तो 1055 आ गया। इसी तरीके से 75 को हम लोग 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 750 आएगा और 750 में 5 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 755 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। दो निष्कर्ष हैं, दो कथन हैं और उसका एक निष्कर्ष है, तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। बोला है कुछ ऊंट गधे हैं, ठीक है। तो ऊंट को हम लोग कैमल बोलते हैं, इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और गधे को हम लोग डोंकी बोलते हैं, तो इसको डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऊंट जो हैं वो गधे हैं और बोला गया है कुछ गधे गाय हैं, तो कुछ जो डोंकी है वो क्या है? गाय है, तो काऊ हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ गाय ऊंट हैं, कुछ जो गाय हैं वो ऊंट हैं, तो इनके बीच तो कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि गलत हो गया स्टेटमेंट। कुछ गधे ऊंट हैं, कुछ जो डंकी हैं वो क्या है? ऊंट है, और इनमें भाई समानता भी है, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है केवल अनुसरण, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन 34 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। तो यहाँ पे जो है वो 6 लड़कियां हैं, अनु, गीता, मित्तल, राधा, हेमा और कृति, एक वृत्ताकार
ठीक है, वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। तो देखिए जब हम लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं तो ये हमारा जो है वो राइट साइड होता है, दाहिना होता है, और ये हमारा लेफ्ट साइड यानी कि बायां होता है। तो यहाँ हमसे बोला गया है कि वे एक दूसरे से समान दूरी पे बैठी हैं। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, बोला है कि हेमा और राधा एक दूसरे के ठीक बगल में बैठी है, यानी कि हेमा और राधा अगल बगल बैठे हैं। आगे बोला कि अनु कृति के दाईं ओर बैठी है। तो चलिए अनु और कृति को बिठाते हैं। कृति के दाईं ओर अनु बैठी है। ठीक है, आगे बोला गया है कि गीता हेमा के ठीक बाएं थी। ये जो गीता है वो हेमा के ठीक बाएं बैठी है, तो बाएं का मतलब इधर होगा, यानी कि जी को हम लोग यहाँ बिठाते हैं। आगे बोला है यहाँ पे मित्तल राधा के ठीक दाएं हैं। तो राधा के दाएं हैं मित्तल, तो हमने मित्तल को बिठा दिया। चलिए अब इसको हम लोग सीक्वेंस वाइज लगा देते हैं। एम, एम के बाद आर, आर के बाद एच और एच के बाद जी। अब देखिए जो गीता है वो हेमा के ठीक बाएं बैठी है, ये जो गीता है वो हेमा के बाईं बैठी है, सही है, यानी कि इसने हमने इसको सही तरीके से अरेंज कर दिया है। अब हमसे बोला गया है कि गीता के ठीक बाएं बगल में कौन बैठा है। तो गीता के ठीक बाएं बगल में कौन बैठा है, आप कहेंगे ए बैठी है, अनु बैठी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक कक्षा में पाउलो को शीर्ष से 18वां स्थान मिला है और नीचे से 45वां स्थान। तो जब एक ही इंसान को ऊपर और नीचे दोनों जगह से स्थान मिलता है, ऊपर से 18th नंबर पे है और नीचे से 45 नंबर पे है, और हमसे अगर कुल संख्या पूछते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और एक उसमें से घटा देते हैं, यानी कि 8 + 5, 8 + 5 13, और 13 में से एक घटा देंगे तो 12 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका 62 इसका सही जवाब है। ठीक है, दोनों को जोड़ने पे 63 आ रहा है, 63 में से एक घटा देंगे तो 62 आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीजनिंग का सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन की जगह पे क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7 + 3 10, और 10 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे 20 आ रहा है। ऐसे ही 7 + 5 12, और 12 को 2 से गुणा किया तो क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। ऐसे ही 16 + 4 करेंगे तो 20 आएगा, और 20 को 2 से गुणा करेंगे तो हम सभी जानते हैं उत्तर क्या आएगा, आप कहेंगे 40 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। रीजनिंग का सवाल था, आसान क्वेश्चन था, पैटर्न वाइज क्वेश्चन था। जब भी आप रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पेशेंस बना के सॉल्व करें, बस यही कहना है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से ये जो है हमारा इसी तरीके से क्वेश्चन है। एक रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का एक टीचर है जिसको ऊपर से 11वां रैंक मिला है और नीचे से इसको जो है वो 32वां रैंक मिला है। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं टीचर्स की, तो आपस में जोड़ दीजिए, 2 और 1 3। ठीक है, तो ये टोटल हमारा कितना हो गया, 43 शिक्षक हैं, 43 में से एक घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 42, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घुटना संधि और कुहनी संधि किस प्रकार के संधि के उदाहरण हैं, तो ये कब्जा संधि के उदाहरण हैं। साइंस का सवाल था, देखेंगे 39 क्वेश्चन की ओर। बोला गया जो विषाणु है यानी कि जो वायरस है वो है एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर जीव है, लेकिन पोषक कोशिका का एक बार संक्रमण करने के बाद वे अपनी प्रतिकृति बना लेते हैं। तो विषाणु का संबंध किस जगत के साथ है ये हमसे पूछा गया है। तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पे जितने भी जीव, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े हैं, सबको हमने 5 जगत में भाग जो है वो बांटा है, जिसको हम लोग किंगडम कहते हैं। ये 5 जगत हैं, मनरा, प्रोटेस्टा, कवक, इसके अलावा प्लांटी और एनेलिडा। तो हमसे पूछा गया है वायरस का, विषाणु का, तो इसको हमने किसी भी वर्ग में नहीं रखा है, उपयुक्त में से कोई नहीं जो है वो इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग डेड मानते हैं, इसको हम लोग जिंदा मानते ही नहीं है, जिंदा जीव की कैटेगरी में इसको हमने रखा ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भिन्न विद्युतीय चुंबकीय विकिरणों के लिए ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या होगा, यानी कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो किस में होगी। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो है वो रेडियो तरंग आएगा, यानी कि ये कट गया और ये भी कट गया, या तो ए होगा या सी होगा। रेडियो के बाद जो है वो पराबैंगनी होगा, तो अब हमारा या तो सी होगा या फिर ए होगा। आगे देखेंगे
उसके बाद x आएगा और उसके बाद हमारा क्या आएगा, y आएगा। तो यहाँ देखिए पहले रेडियो तरंग है, उसके बाद पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट है, उसके बाद एक्स रेज है और उसके बाद वाई रे है, और यही जो है वो एनर्जी का बढ़ता क्रम है। उत्तर नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, तो कभी कभार हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी एक दो क्वेश्चन बच जाते हैं, एक दो ऑप्शन बच जाते हैं, फिर हम उसमें से जो सही उत्तर है वो चुन लेते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन 41 नंबर का, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसमें से कौन सा गलत है वो हमसे पूछा गया है। बोला गया है कि ये जो रेडॉन है वो रेडियम के क्षय से प्राप्त होता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आगे है हीलियम अक्रिय गैस है यानी कि नोबल गैस है, ये लोग एक्टिविटीज नहीं करती हैं, एक्टिव नहीं रहती हैं, शांत है, तो ये बात भी ठीक है। जेनॉन सभी अक्रिय गैसों में सबसे अधिक जो है वो क्रियाशील है, तो ये बात भी काफ़ी हद तक जो है वो ठीक है। वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जो दुर्लभ गैस है वो हीलियम है, तो ये बात गलत है। दुर्लभ गैस में हम लोग आर्गन को रखते हैं। ठीक है, और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इन सभी नोबल गैस को, इन सभी अक्रिय गैस को हमने 18th वर्ग में रखा है, और इसका जो क्रम है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हमने हीलियम को रखा है, फिर हमने नियॉन को रखा है, फिर हमने आर्गन को रखा है, फिर हमने क्रिप्टॉन को रखा है, फिर हमने जेनॉन को रखा है, और अंत में हमने रेडॉन को रखा है। तो ये इसका सही क्रम है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 12 वर्ष पहले रेखा की आयु उसकी बहन की आयु के दो उसकी बहन के आयु के जो है वो 2 के बराबर थी। अब आगे बोला गया है कि अब जो इनकी आयु का अनुपात है, ठीक है, अब जो इनकी आयु का अनुपात है वो कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे अब इनकी जो आयु का अनुपात है, अच्छा ये 2/5 है, वो 3/4 है, तो इसकी वर्तमान आयु का योग कितना है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखिए 12 वर्ष पहले इनकी जो आयु है वो 2/5 थी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब 12 वर्ष बाद की बात है, तो हम लोग इसकी और इसकी दोनों की आयु में हमने 12-12 साल जोड़ देंगे, तो हमारा वर्तमान आयु आ गया, और वर्तमान आयु का अनुपात है 3/4। क्या करना है, हमको क्रॉस करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8x आएगा, यहाँ 12 चौक 48, इधर 5 तिया 15x, और यहाँ 12 तिया 36। ठीक है, तो 15 में से 8 घटाएंगे यानी कि 7x की वैल्यू अपने पास आ जाती है 12। ठीक है, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 12/7। अब बोला गया है उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, आप कहेंगे 3x प्लस में 4x। ठीक है, अब जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे 24 और ऐड कर देंगे, क्योंकि 12 वर्ष पहले की बात थी, तो 12 साल रेखा की आयु भी बढ़ जाएगी और 12 साल उसके बहन की एज भी बढ़ जाएगी, तो कुल मिला के जो है वो 24 एज। अब देखिए यहाँ पे 4 प्लस में 3 7x प्लस में 24, और हम सभी जानते हैं x का मान कितना है, तो आप कहेंगे 12/7 है, इसमें हम लोग 24 जोड़ देंगे तो 7 से 7 कट गया, इधर हम इन लोगों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 36 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है, यानी कि दोनों की वर्तमान आयु का जो योग है वो 36 ईयर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 पाइप हैं, एक पाइप है ए जो कि 5 मिनट में भरता है, और दूसरा पाइप है बी जो कि 10 मिनट में भरता है, तो इसकी जो कुल धारिता है वो क्या हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ए अगर किसी काम को 5 मिनट में करता है तो इसकी क्षमता 2 होनी चाहिए, और अगर बी किसी काम को 10 मिनट में करता है तो इसकी क्षमता 1 होना चाहिए। अब बोला गया है कि 2 मिनट तक दोनों काम करते हैं, लेकिन 2 मिनट के बाद जो पाइप बी है वो ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, तो 2 मिनट में कितना काम होंगे, दोनों मिलके 2 + 1 3, यानी कि 6 काम हो चुका है। ठीक है, तो कितने काम बाकी रह गए हैं, आप कहेंगे 4 काम बाकी रह गया है, और अब इस 4 काम को 2 को अकेला करना है, ए अकेला करेगा इस काम को, तो ए की जो है वो क्षमता है 2 है, तो 4 को 2 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। बोला गया है कि यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के
2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 240 है। तो धनराशि कितनी है, प्रिंसिपल कितना है, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर 2 वर्ष का पूछा जाए, अगर हम लोग अंतर देखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए डी यानी कि डिफरेंस इक्वल्स टू PR का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जब हमें 2 साल का अंतर दिया गया हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। तो चलिए इसको पुट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस है 240 रुपए का, पी हमको निकालना है। 8 आर की जो वैल्यू है वो 8 है, तो 8 गुना 8 और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 गुना 100। ठीक है, काटेंगे इसको हम लोग, तो 8 के पहाड़े से हमारे पास 3 बार में 30 बार में कट जाएगा। यहाँ काटेंगे तो 2 के पहाड़े से 4 बार में, और यहाँ 2 के टेबल से 15 बार में। फिर काटेंगे 4 के पहाड़े से तो 25 बार में जाएगा। तो अगर हम लोग 15 और 25 को गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, आप कहेंगे 3 7 5 आ रहा है, और 2 जीरो यहाँ पे है तो इसको गुणा कर दीजिए, बराबर में पी है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आ गया हमारे पास 37,500 रुपये, यानी कि जो धनराशि है, मूलधन है, वो ऑप्शन नंबर बी है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। मनु है जो कि 5500 में बाइक खरीदता है और फिर उसको रिपेयर करता है, क्योंकि पुरानी बाइक है तो रिपेयर भी मांगती है। 12% जो है इस पैसे का वो और खर्च करता है इसके रिपेयर में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो CP है, कॉस्ट प्राइस है, वो 5500 है, क्रय मूल्य। अब 12% इसके मरम्मत में खर्च कर रहा है, तो इसका 12% निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा आपका 660। यानी कि जो टोटल जो खर्चा किया है इसने बाइक खरीदने पे, कुल CP वो कितना हो गया, आप कहेंगे 5500 रुपये प्लस में 660 मरम्मत का, यानी कि 6160 रुपये। अब बोला गया है कि इसको हमने 5% हानि पे बेच दिया है, तो 6160 का अगर हम लोग 5% निकालते हैं तो कितना आ जाता है, आप कहेंगे 308 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हानि कितनी आ गई 308, और इसको घटा लेंगे 1660 में से, तो यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 जाएगा, यानी कि 5852। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आसान सवाल था। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। रीजनिंग का सवाल है, बेहतरीन सवाल है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। जैसे ये शब्द रिलेट है और ये शब्द आपस में रिलेट करता है, वैसे ही ऑप्शन में से कौन सा शब्द रिलेट करता है ये हमसे पूछा गया है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 441 को 63 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, अंत वाले नंबर यानी कि 49 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आ रहा है, आप कहेंगे 7 आ रहा है। ऐसे ही हम लोग इसको भाग करते हैं, तो अगर हम लोग पहले नंबर को दूसरे नंबर से भाग करेंगे तो कितना आ रहा है, आप कहेंगे 1 आ रहा है ना। और फिर अगर हम लोग अंत वाले नंबर को इससे भाग करें तो कितना आ रहा है, आप कहेंगे 7 आ रहा है। ठीक है, इसी पैटर्न पे कौन सा सवाल बेस्ड है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखिए 28 और 35 पूरा पूरा कटेगा ही नहीं। 28 और 56 को काटें, अगर हम लोग 56 को भाग करते हैं 28 से तो कितना आ रहा है, आप कहेंगे 2 आएगा, है ना। और अगर फिर हम लोग क्या करेंगे, 14 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे लास्ट वाला नंबर आ गया, ये वाला अंक आ गया, और यही इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो आपको तरीका पहचानना है, पैटर्न पहचानना है, उसी पे आपको इसको बस सॉल्व कर देना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा फिर से जो है 1 आरेख का क्वेश्चन है, तो रीजनिंग का सवाल है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बोला गया है पत्तेदार सब्जियां, सलाद और खाना, इनमें से कौन सा संबंध रखता है आपस में, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों चीज़ें ही जो है वो फूड है, खाना है, तो खाना जो है उसको हम लोग बड़ा बनाते हैं, इस खाने के अंदर ही दोनों चीज़ें आएंगी, तो ये हमारा गलत हो गया और ये भी हमारा गलत हो गया। आगे देखते हैं। अच्छा, खाने को F से डिनोट किया गया है, सलाद को L से, और पत्तेदार सब्जियों को यहाँ पे L से डिनोट किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सलाद आएगा। अब सलाद में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमारे जो है गाजर आता है, खीरा आता है, प्याज आता है, टमाटर आता है, साथ में पत्तेदार सब्जियों को भी हम लोग रख लेते हैं।
तो सलाद और पत्तेदार सब्जियां, और सब्जियों के भी अलग अलग यूज़ हैं, तो दोनों में जो है वो कुछ रिलेशन कॉमन है, यानी कि ऐसा कौन सा दिख रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, यानी कि डी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है कि जैसे शब्द डिक्शनरी में दिखते हैं उसी हिसाब से इसको हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस इस तरीके के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑप्शन में या तो 6 आ रहा है या 4 आ रहा है सबसे पहले, तो 6 और 4 में देख लीजिए सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। आप कहेंगे TER और TER और M, इतना तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, आई भी दोनों में कॉमन है। अब देखिए एन पहले आएगा कि टी पहले आएगा, आप कहेंगे एन पहले आता है अल्फ़ाबेट में, यानी कि ये जो सवाल है ये 6 से शुरू होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। उसके बाद 6 के बाद 4 है, यहाँ भी 6 के बाद 4 है, तो 4 को हम लोग चेक नहीं करेंगे, ऐसे ही उतार देंगे। अब तीसरा ऑप्शन देखिए, या तो 3 आ रहा है या 2 आ रहा है, तो इस 3 और 2 में चेक करेंगे कि सबसे पहले कौन सा शब्द आ रहा है। ठीक है, ये देखिए TERR और ए इसमें आ रहा है, और इसमें भी TERRA, इतना तो दोनों में कॉमन है। अब देखिए सी पहले आ रहा है कि आई पहले आ रहा है, आप कहेंगे सी पहले आ रहा है, यानी कि 6 4 के बाद क्या होगा, आप कहेंगे 2 होगा, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ए इसका गलत जवाब है। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। बेहतरीन सवाल है, रीजनिंग का सवाल है, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। बोला गया है कि इस आकृति को कौन सा जो है वो चित्र पूरा करेगा, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखेंगे तो एक त्रिभुज बन रहा है ऊपर में, है ना, तो हमारा ये उत्तर गलत हो गया। बाकी इसको और ऊपर ले जाएंगे तो एक सर्कल बन रहा है, तो हमारा जो है वो ये दोनों ऑप्शन ठीक है। इसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इस तरीके से लाइन बन रही है, तो हमारा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। और प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, टाइम एंड वर्क का सवाल है। बोला गया है कि पी किसी काम का 1/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, तो अगर 1/5 भाग 12 दिन में कर सकता है तो टोटल काम ये 60 दिन में करेगा। क्यू इसी काम का 1/6 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो टोटल काम 6 8 48 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग कुल काम निकालें, टोटल वर्क निकालें, तो एलसीएम ले लेंगे, 240 आ जाएगा। पी अगर किसी काम को 60 दिन में करता है तो इसकी जो क्षमता है वो 4 है ना, और अगर क्यू किसी काम को 48 दिन में करता है तो इसकी क्षमता 5 है। ठीक है, तो बोला गया है कि पी और क्यू मिलकर दोनों इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 5 + 4 करेंगे 9 आएगा, 3 के टेबल से काटेंगे तो 3 बार में, 3 के टेबल से काटेंगे तो 80 बार में, यानी कि 80/3। इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो आ जाता है 26 सही 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 12 यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी इसमें हमने सभी प्रकार के क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं, चाहे मैथ्स का सवाल हो, साइंस का सवाल हो, रीजनिंग का सवाल हो, या फिर जीके जीएस का सवाल हो, सभी प्रकार के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद इस वीडियो को यहीं पे विराम लगाना चाहूँगी। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही और सेट्स को देख लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।